तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आरव सिंह राठौर अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी लर्नर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन मैं आपके लिए पॉलिटी का दोस्तों सेशन लेकर आया हूँ, जिस सेशन में आपको पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपकी कई भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। और उन जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी आने के काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेशन को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल पर, ताकि आपके जो फ्रेंड्स जो पढ़ाई कर रहे हो उनको भी अपने इन क्वेश्चंस के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर करने का एक अवसर मिल सके। और मेरे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लर्नर सबको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अपने आज के सेशन को और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको उसमें ज्ञात करना है कि इसमें से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। कोई एक नदी ऐसी होगी जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं होगी, तो आपको उसको ज्ञात करना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए अपने विकल्प देख लेते हैं। हमारा विकल्प ए है व्यास नदी, बी है झेलम नदी, सी है नर्मदा नदी, डी है रावी नदी। तो दोस्तों कौन सा आपका विकल्प गलत हो जाएगा, आपको गलत की दृष्टि से आपको इस पर अपना सही उत्तर लगाना है। तो चलिए दोस्तों इस पर अपना सही उत्तर लगाइए कि कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, जो नर्मदा नदी है ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो आपके सवाल का जो आंसर है वह आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और हम इस पर इन नदियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं फिर सवाल नंबर 2 पर। तो दोस्तों सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं चलिए जानते हैं। झेलम नदी, बी चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और श्योक नदी। ये दोस्तों कुछ नदियाँ हैं जो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। चलिए हम इन नदियों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम झेलम नदी के बारे में। तो दोस्तों झेलम नदी इसका उद्गम जो हुआ है वह हिमालय की वेरीनाग झील से हुआ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों ये आपका हिमालय की वेरीनाग झील से हुआ है। दोस्तों यह जो नदी है ये भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रवाहित होती है और इसका पुराना नाम वितस्ता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका जो पुराना नाम था वह वितस्ता था। वितस्ता इसका पुराना नाम था। और कश्मीर दोस्तों इसको व्यत कहते हैं। ये सभी पॉइंट्स दोस्तों आप लिखते हुए चलिएगा, साथ में कॉपी पेन लेकर चलिए और इसको लिखते हुए सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। इसकी लंबाई जो है दोस्तों में 725 किलोमीटर है। जो झेलम नदी की लंबाई है टोटल वह 725 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपकी नेक्स्ट है चिनाब नदी। जी हाँ दोस्तों, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से निकलती है। जो दोस्तों नोट करने वाले पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलिए कि बारालाचला दर्रे से निकलती है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के। इसकी लंबाई दोस्तों 960 किलोमीटर हो जाती है। और जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से 2 धाराएँ निकलती हैं, चंद्रावा भागा नाम से हिमाचल प्रदेश में तड़ी नामक स्थान पर संयुक्त रूप से मिल जाती हैं और फिर इसे चिनाब कहा जाता है। ये ऐसी एकमात्र नदी है जो सिंधु नदी में प्रत्यक्ष रूप से अपना जल गिराती है। यह नदी भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखने योग्य हैं कि दोस्तों ये कहाँ से निकलती है और किस जगह पर जाती है। ये दोस्तों ये ऐसी एकमात्र नदी है जो सिंधु नदी में प्रत्यक्ष रूप से अपना जल गिराती है। सिंधु नदी में प्रत्यक्ष रूप से अपना जल गिराती है और ये हिमाचल प्रदेश में तड़ी नामक एक जगह है, वहाँ पर मिल जाती है। चंद्रावा भागा नाम की 2 धाराओं से मिलकर एक हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगली नदी की। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट नदी है व्यास नदी। व्यास नदी का दोस्तों जो उद्गम हुआ है वह हिमालय के रोहतांग दर्रे के निकट जो व्यास कुंड है वहाँ से हुआ है। ये हिमालय और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। फिर देखते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी
दोस्तों जो व्यास नदी है, व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है। ये हिमालय और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सतलुज नदी। ये राकस-ताल के चेमायुंगनुंग ग्लेशियर के दक्षिणी हिस्से से निकलती है। इसका पुराना नाम शतुद्री है। दोस्तों सतलुज नदी का पुराना नाम अक्सर पूछा जाता है कि सतलुज नदी का पुराना नाम क्या है, तो आपके पास आप इसको नोट करते हुए चलिए कि सतलुज नदी का पुराना नाम शतुद्री है। तिब्बत में इसे लांगसेन खब्बाब कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? तिब्बत में से लांगसेन खब्बाब कहा जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की, जाने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या है। दोस्तों सवाल नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है कि रावी नदी किस दर्रे से निकलती है। जो रावी नदी है वह किस दर्रे से निकलती है? ए है रोहतांग, बी है शिपकिला दर्रा, सी है बारालाचा दर्रा या डी है नाथुला दर्रा। दोस्तों अभी अभी हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो आप बताइए कि रावी नदी किस दर्रे से निकलती है। अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन करिए दोस्तों। जो रावी नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल हुआ है वह आपके रोहतांग दर्रे से हुआ है। आपके सवाल का आंसर जो है वो ए बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों रावी नदी का उद्गम स्थल हिमालय का रोहतांग दर्रा है। यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के मध्य बहती है। ये कहाँ बहती है? ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के मध्य में दोस्तों बहती है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की और जाने का प्रयास करते हैं सवाल नंबर 3 क्या है दोस्तों। हमारा सवाल नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है नींबू में डायबैक रोग किसी कमी से होता है। नींबू में डायबैक रोग किसी कमी से होता है दोस्तों। आपके विकल्प हैं ए कॉपर, बी निकल, सी एल्युमिनियम, डी मैग्नीज। में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो दोस्तों नींबू में जो डायबैक रोग होता है वह कॉपर की कमी से होता है। किसी कमी से होता है दोस्तों? कॉपर की कमी से नींबू में डायबैक रोग होता है। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 पर और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। हमारा सवाल नंबर 4 दोस्तों हो जाएगा कि शलजम में वाटर कोर रोग किसकी कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, शलजम में वाटर कोर रोग होता है। ये किसकी कमी से होता है? आपके विकल्प हैं ए सल्फर, बी मैग्नीज, सी जस्ता या डी पोटेशियम। तो अपने दोस्तों विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो दोस्तों शलजम में वाटर कोर जो रोग होता है वह आपका सल्फ़र की कमी से होता है। किस कमी से होता है दोस्तों? वह रोग आपका सल्फ़र की कमी से होता है। तो आपका सवाल का जो आंसर है वह ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 5 क्या है। और सवाल नंबर 5 दोस्तों को इस प्रकार से है कि निम्न में से किस गवर्नर को दास प्रथा का जनक माना जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसको दास प्रथा का जनक माना जाता है? कौन सा गवर्नर था? चलिए देख लेते हैं अपने विकल्प कौन कौन से हैं। हमारा विकल्प है ए लॉर्ड एलनबरो, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसको दास प्रथा का जनक माना जाता है? अपने विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही विकल्प छांटिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों भारत में दास प्रथा का जो जनक माना जाता है दोस्तों वह आपके लॉर्ड एलनबरो को माना जाता है। जिसे माना जाता है लॉर्ड एलनबरो को भारत में दास प्रथा का जनक माना जाता है। दोस्तों इन्होंने 1843 में दास प्रथा का आरंभ किया और एक स्लेवरी एक्ट पारित किया। चलिए इसके बारे में कुछ हम और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय मुख्य रूप से लॉर्ड एलनबरो को जाता है। उन्होंने 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट, इन्होंने दोस्तों कौन सा एक्ट पारित किया था? इंडियन स्लेवरी एक्ट पारित किया था, जिसके द्वारा गुलामी से जुड़े कई आर्थिक लेन देन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
हालांकि दास प्रथा का उन्मूलन 1833 के चार्टर में ही निर्धारित कर दिया गया था। तो आपका सवाल का आंसर जो है वह लॉर्ड एलनब्रो हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 है कि विश्व की पहली जनगणना किस देश में हुई थी। विश्व की पहली जनगणना किस देश में हुई थी। आपके विकल्प हैं ए स्वीडन, बी अमेरिका, सी ब्राज़ील और डी दक्षिण अफ्रीका। तो अपने सवाल को देखिए और उस पर अपना सही उत्तर का चयन कीजिए कि जो विश्व की पहली जनगणना हुई थी वह किस देश में हुई थी। तो दोस्तों आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वीडन। जी हाँ दोस्तों, विश्व की पहली जनगणना जो हुई थी वह स्वीडन में हुई थी। ये कब हुई थी, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों विश्व की पहली जनगणना जो हुई थी वह 1749 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। हमारा सवाल नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दोस्तों है। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, चलिए हम जानते हैं। सवाल नंबर 7 है कि फलों की खेती को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो फलों की खेती है उसको क्या कहा जाता है। ए हॉर्टिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पिसीकल्चर या डी सेरीकल्चर। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है। अपने विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जो फलों की खेती होती है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हार्टिकल्चर। जी हाँ दोस्तों, जो फलों की खेती होती है उसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। और जो दोस्तों एपीकल्चर जो होता है, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी की जो खेती होती है, मधुमक्खी पालन, उसको हम इस एपीकल्चर कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में कुछ और खास बातें जानते हैं। तो दोस्तों हार्टिकल्चर जो होता है वह फलों की खेती को कहा जाता है। जो एपीकल्चर जो होता है वह मधुमक्खियों की खेती को कहा जाता है। इसके अलावा जो पिसीकल्चर जो होता है वह मछलियों की कृषि को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मछलियों की कृषि को यानी मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। जो सेरीकल्चर होता है दोस्तों वह रेशम के कीटों का जो वाणिज्यिक पालन होता है उसको सेरीकल्चर कहलाता है। जो विटीकल्चर होता है अंगूरों की खेती को कहा जाता है। रवि कल्चर पक्षियों के उत्पादन को रवि कल्चर कहा जाता है यानी पक्षी पालन को। जो फंगी कल्चर होता है दोस्तों मशरूम की कृषि को फंगी कल्चर कहा जाता है यानी जो फंगी यानी फंगस से होता है उसको फंगी कल्चर कहा जाता है यानी मशरूम की खेती को हम फंगी कल्चर कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि काला सागर की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं लगती है। दोस्तों काला सागर की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं लगती है, आपको ज्ञात करना है और जिस देश से भी नहीं लगती है आपको उस पर अपना सही का निशान लगाना है। तो अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका विकल्प है यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, तस्मानिया। तो काला सागर की सीमा दोस्तों किस देश से नहीं लगती है। तो दोस्तों जो काला सागर है इसकी सीमा आपकी तस्मानिया से नहीं लगती है। बाकी यूक्रेन, जॉर्जिया और रोमानिया सभी से आपकी सीमा लगती है, सिर्फ तस्मानिया से नहीं लगती है। चलिए इसके बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। दोस्तों काला सागर की जो सीमा है वह 6 देशों से लगती है। कौन कौन से वह 6 देश हैं, चलिए जानते हैं। ए जॉर्जिया, यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और रूस यानी रशिया। तो दोस्तों काला सागर की जो सीमा है वह 6 देशों से लगती है, जॉर्जिया, यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और रूस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है कि यूएसए की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। दोस्तों पूर्व से चलना है, पश्चिम की ओर, और ध्यान रखना है कि आपको सही क्रम ज्ञात करना है। चलिए हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है ओंटारियो झील, फिर है यूरन झील, सी है मिशिगन झील, डी है सुपीरियर झील। बी है मिशिगन झील, ओंटारियो झील, सुपीरियर झील और यूरन झील। सी है सुपीरियर झील, यूरन, ओंटारियो और मिशिगन। डी है ओंटारियो, सुपीरियर, यूरन और मिशिगन।
तो अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सी झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है जो झीलें आपकी अमेरिका की हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, जो ओंटारियो झील है ये आपकी अमेरिका की सबसे पूर्वी झील है। दूसरे नंबर पर आपकी यूरन नदी हो जाएगी, यूरन झील हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आपकी मिशिगन झील हो जाएगी और एटलीस्ट बट लास्ट आपकी सुपीरियर झील हो जाएगी, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रकार से आपके सवाल नंबर 9 का जो आंसर है वह आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 10 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 10 क्या है। तो हमारा सवाल नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ देश दिए गए हैं एज अ विकल्प, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा देश आपका मकर रेखा पर स्थित नहीं है। आपको उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। दोस्तों यहाँ पर नहीं को इम्पोर्टेंस दी हुई है कि कौन सा देश नहीं है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो अपने विकल्पों को देख लेते हैं। हमारा विकल्प ए है बोत्सवाना, बी है अर्जेंटीना, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है नाइजर। तो कौन सा आपका ऐसा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नाइजर। जी हाँ दोस्तों, नाइजर एक ऐसा देश है जो आपका मकर रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए हम कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों मकर रेखा पर जो देश स्थित हैं हम उनको देख लेते हैं। आपका ए है बोत्सवाना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, चिली, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, पराग्वे और ब्राज़ील। ये दोस्तों आपके देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों ये आपके कुछ 10 देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 11 क्या है। तो सवाल नंबर 11 कुछ इस प्रकार से दोस्तों है। चलिए जानते हैं कि 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह किस स्थान पर की गई थी। जी हाँ, 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह किस स्थान पर की गई थी दोस्तों। आपके विकल्प हैं ए आगरा, बी कोलकाता, सी इलाहाबाद या डी बेंगलोर। तो किस स्थान पर 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह कोलकाता में की गई थी। चलिए हम इसकी कुछ आवश्यक बातें जान लेते हैं। दोस्तों भारत में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम थी। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी और इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इससे पहले सिर्फ गवर्नर होता था, अब गवर्नर जनरल कर दिया गया था। किससे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ऐसे पहले गवर्नर जो थे, जिनको गवर्नर के पद से गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, ऐसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और ऐसे लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों कंपनी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 12 की और आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 12 है कि वर्ष 2024 तक भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2024 तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य पर लगाया गया है। आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी जम्मू कश्मीर।
तो आपका ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें वर्ष 2024 तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? अपने विकल्पों को देखिए और अपने सही उत्तर का चयन करिए दोस्तों। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2024 तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलिए हम इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि वह राज्य सरकार को निलंबन करने और देश में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 15 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 15 क्या है। सवाल नंबर 15 है दोस्तों कि निम्न में से किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से हम किसे जानते हैं? आपके विकल्प हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या डी हेरोडोट्स। तो किसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? अपने विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 16 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 16 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इनमें निम्न लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों सवाल ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। अपने विकल्पों को देख लेते हैं और चलिए आगे देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, बी है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सी है केंद्रीय प्रदेशों दिल्ली या पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या डी है यह सभी। तो दोस्तों अपने विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन कौन से लोग आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये सभी। जी हाँ दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। केंद्रीय प्रदेश जो होते हैं दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो आपका सवाल का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। ये सभी लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 17 की और आगे बढ़ते हैं कि हमारा सवाल नंबर 17 क्या है। तो दोस्तों आपका सवाल नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निम्न में से कौन सी अर्हता नहीं है। दोस्तों आपको ज्ञात करना है कि कौन सा राष्ट्रपति के संबंध में अर्हता नहीं है जो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गलत साबित हो सके। चलिए हम देख लेते हैं। आपका विकल्प है कि वह भारत का नागरिक हो, बी है वह अपनी 36 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी है कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और डी है किसी लाभ के पद पर ना हो। तो अपने सवाल का सही उत्तर लगाइए कि ऐसी कौन सी अर्हता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपके सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वह 36 नहीं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। बाकी सारे सही हैं और ये वाला जो बी वाला है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 18 क्या है। तुम्हारा सवाल नंबर 18 है कि धन विधेयक के संबंध में दोस्तों हमें सवाल करना है। चलिए जानते हैं कि ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना भी लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि सवाल क्या कह रहा है कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 110 में निहित है। सी है कि यह वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको केंद्रीय बजट भी कहा जाता है, को संसद के समक्ष रखता है। दोस्तों इसमें कौन से पॉइंट सही हैं, कौन सा गलत है। तो दोस्तों
यह संविधान के अनुच्छेद 110 में निहित है, बात सही है। सी है कि वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है, ये भी बात सही है। जो ए वाला है दोस्तों, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही भी लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये बात गलत है कि जो आपका धन विधेयक जो होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 110 में निहित है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो आपका सवाल का जो आंसर है वो ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी के दोनों सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 19 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 19 हमारा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुसरण संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अपने अनुच्छेदों को देख लेते हैं। आपका विकल्प ए है अनुच्छेद 72, बी है अनुच्छेद 56, सी है अनुच्छेद 61 और डी है अनुच्छेद 71। तो आपके सवाल का कौन सा आंसर सही हो जाएगा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है कि ये अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 61। जी हाँ दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 61 भाग 5 में निहित है, भाग 5 में निहित है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि राष्ट्रपति और महाभियोग जो है बस अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 20 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 20 है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होंगी। संविधान के किस भाग में निहित है, यानी संविधान के किस भाग में यह बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति के समस्त कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे और उसी प्रकार से वह लागू भी किए जाएंगे। इसके लिए आपके विकल्प दिए गए हैं, अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि यह बात संविधान के किस भाग में कही गई है। आपका ए है भाग 5, बी है भाग 8, सी है भाग 5 का और डी है भाग 17। तो संविधान का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है? अपने सही उत्तर को देखिए और उस पर अपना सही का विकल्प लगाइए। तो दोस्तों ये बात संविधान का जो भाग है भाग 5 इस बात की पुष्टि करता है कि भारत की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ शक्ति हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। सवाल नंबर 21 है तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 21 है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको केंद्रीय बजट भी कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्रीय बजट भी कहा जाता है, को संविधान की किस अनुच्छेद में निहित किया गया है। यानी दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण की बात संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 211, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 132 या डी अनुच्छेद 110। कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। अपने विकल्पों को देखिए और दोस्तों सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपके सवाल का जो आंसर है वह बी वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, कि संविधान के अनुच्छेद जो 112 है वह आपके वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है और यह भाग 5 में निहित है, यह संविधान के भाग 5 में निहित है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की और आज के क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 हमारा क्या कहता है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 22 है कि रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष शामिल किया गया था। दोस्तों रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष शामिल किया गया था। आपके विकल्प हैं वर्ष 2011, बी है वर्ष 2012, सी वर्ष 2017 या डी वर्ष 2018। अपने सही विकल्प की ओर आगे बढ़िए और अपने सही उत्तर पर अपना सही का निशान लगाइए। तो दोस्तों रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। इससे पहले केंद्रीय बजट और रेलवे बजट दोनों साथ में वार्षिक वित्तीय विवरण के दौरान चलते थे।
लेकिन 2017 में कि रेलवे का बजट अलग कर दिया गया, और जो भारत सरकार के बजट में सिर्फ यूनियन बजट रह जाता है, बाकी रेलवे बजट जो है वो केंद्रीय बजट में शामिल हो चुका है। अप्रैल 2017 से रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 पर। सवाल नंबर 23 है कि भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। दोस्तों आपको ज्ञात करना है कि संचित निधि जो होती है, जिससे राष्ट्रपति की संपूर्ण आय व्यय या आपके लोकसभा के राज्यपाल हो गए, राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सभी के वेतन भत्तों का जो अनुसरण करता है, पेंशन आदि का जो निधि होती है वह कहाँ से आती है दोस्तों? वैसे भी संचित निधि से आती है। और इसका प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266, 268 और अनुच्छेद 261। तो अपने सही विकल्प का चयन कीजिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संचित निधि की बात करता है। तो आपके सवाल का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 266। जी हाँ दोस्तों, ये संविधान का अनुच्छेद 266 है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि संचित निधि का प्रावधान करता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 24 क्या है दोस्तों। हमारा सवाल नंबर 24 है। सवाल नंबर 24 है कि बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 10 है, बी 12 है, सी 19 है या डी 16 है। आप ये विकल्प को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों जो बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या है वह हो जाएगी आपकी 16। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 25 क्या है। दोस्तों बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, राजस्थान में 10 है और उत्तराखंड में 3 है। आप इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों नोट करते हुए चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 है कि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष आपके विकल्प हैं ए नीलम संजीव रेड्डी, बी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, सी M.A. अयंगर और डी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। तो जो लोकसभा के आपके दूसरे जो अध्यक्ष हो जाएंगे वह हो जाएंगे M.A. अयंगर। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है कि M.A. अयंगर लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। जो दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर थे ये आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, दूसरे M.A. अयंगर थे। चलिए अब इनके कुछ की पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह गणेश वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 1952 से 1956 ईस्वी तक था। इसके पश्चात आकस्मिक निधन होने के कारण उनका कार्यभार जो था M.A. अयंगर ने संभाला, जो कि 1956 से 1957 तक था, यानी अगले इलेक्शन होने तक। इसके बाद द्वितीय अध्यक्ष जो थे वह M.A. अयंगर को बनाया गया, जिनका कार्यकाल 1957 से 1962 था, यानी इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे अध्यक्ष थे वह हुकुम सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। फिर जो चौथे थे वह थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 1969 तक, यानी सिर्फ 2 वर्ष तक ये अपना कार्यकाल चला पाए। इसके बाद इनका निधन हो गया और इनके बाद आकस्मिक जो अध्यक्ष बनाए गए वह डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों को बनाया गया, जिन्होंने इनका बचा हुआ कार्यकाल पूरा किया और 1969 से 1971 तक, यानी अगले इलेक्शन होने तक कार्यभार संभाला। और इसके पश्चात सर्वसम्मति से 5वें अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष बने गए।
चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 26 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 26 है कि प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों जो प्राक्कलन समिति है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ए ज्ञानेंद्र सिंह, बी गिरीश बापट, सी जॉन मथाई या डी विजय केलकर। तो सही उत्तर को देखिए और उस पर अपना टिक लगाइए। तो दोस्तों आपके सवाल नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गिरीश बापट। जी हाँ दोस्तों, प्राक्कलन समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह गिरीश बापट हैं। चलिए इनके बारे में भी कुछ हम बातें जान लेते हैं। दोस्तों प्राक्कलन समिति के वर्तमान जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वह जॉन मथाई थे। 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर पहली बार प्राक्कलन समिति गठित की गई थी। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके जो वह गिरीश बापट हैं और जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जॉन मथाई थे। और 1950 में इनकी सिफारिश पर ही पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। जो दोस्तों प्राक्कलन समिति है ये इसमें 30 सदस्य बैठते हैं और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह गिरीश बापट हैं, जो 2022 से वर्तमान समय तक कार्यरत हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 27 क्या है। सवाल नंबर 27 है कि भारतीय योजना आयोग द्वारा 2005 में गरीबी का अनुमान लगाने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति का नाम बताना है। यानी योजना आयोग द्वारा 2005 में गरीबी का अनुमान लगाने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वह समिति कौन सी है। आपके विकल्प हैं ए केलकर समिति, बी अनुमान समिति, सी रंगराजन समिति या सुरेश तेंदुलकर समिति। तो अपने विकल्प को देखिए और सही विकल्प का दोस्तों चयन कीजिए कि कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके सवाल नंबर 27 का जो आंसर है वह हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। जी हाँ दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति जो बनाई गई थी वह 2005 में गरीबी का अनुमान लगाने की पद्धति के समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 28 क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 28 है कि तपेदा गुल्लू किस राज्य का लोक नृत्य है। जो तपेदा गुल्लू है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके विकल्प हैं ए असम, बी बिहार, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो तपेदा गुल्लू जो हो जाएगा मैं आपके आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 29 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 29 क्या है। दोस्तों जो तपेदा गुल्लू है इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ और दोस्तों लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, जैसे आपका कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, बट्टा बोमल्लू, भामकल्पम, दप्पू, लंबाडी, थीमसा और कोलट्टम। ये सभी आपके आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे। चलिए फिर से देख लेते हैं। कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, बट्टा बोमल्लू, भामकल्पम, दप्पू, लंबाडी, थीमसा और कोलट्टम। तो ये आपके आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। सवाल नंबर 29 है कि हाल ही में हुए भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। जो हाल ही में दोस्तों अभी जून में भारत और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसको एक्स एक्वेरिन नाम दिया गया है। यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। ये कौन सा संस्करण है। आपके विकल्प हैं ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां या डी 10वां। तो आपका ये कौन सा संस्करण हो जाएगा। अपने विकल्प को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपके सवाल का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 13वां। जी हाँ दोस्तों, जो भारत और मालदीव में अभी सैन्य अभ्यास हुआ है जिसको एक्स एक्वेरिन नाम दिया गया, ये 13वां संस्करण हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ और आवश्यक जानकारी देख लेते हैं।
हाल ही में 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 तक भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण हुआ है। ये मालदीव में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, ये कब से कब तक हुआ था, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक हुआ है। 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था और ये इसका 13वां संस्करण है। यह मालदीव में आयोजित किया गया था। इसका 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में 11 से 24 जून 2024 में आयोजित किया गया था। यह द्विवर्षीय सैन्य कार्यक्रम है, यानी दोस्तों ये 2024 में नहीं 2023 में किया गया था। 2023 ये 11 से 24 जून 2023 में आयोजित किया गया था। यह द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। यह 2009 से लगातार चला आ रहा है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और साझेदारी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और आपसी साझेदारी को बढ़ावा देना है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 30 की और आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल यानी 20 साल तक के लिए बढ़ाया गया था। यह कार्य संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत किया गया था? यानी दोस्तों, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण था, जिसको 10 साल के लिए रखा गया था, इसको 10 साल और यानी भविष्य में 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। ये कब तक था? यानी 2020 तक था, इसको बढ़ाया गया था। ये संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत यह कार्य किया गया था? आपके विकल्प हैं, चलिए अपने विकल्पों को देख लेते हैं। आपके विकल्प हैं 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम या डी 95वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 21 अधिनियम के द्वारा किया गया था। अपने विकल्पों को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, आपके सवाल नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 95वां संविधान संशोधन अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2009 के 95वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह बदलाव किया गया था। चलिए इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में।